हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने चैनल कॉमर्स एकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए जो स्टैटिस्टिक्स के संपूर्ण फॉर्मूले हैं वो मैं आज आपको चैप्टर वाइज जो है क्लियर करवाने वाला हूं। आज हमारी ऑनली क्लास जो है सिर्फ फॉर्मूले की होने वाली है कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो सारे चैप्टर के मैं नाम लिखूंगा, फिर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर के अनुसार हम फॉर्मूले की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूरा ओवरऑल रिविजन करवा देता हूँ। ठीक है, कितने फॉर्मूले बनते हैं सारे फॉर्मूले मैं बता देता हूँ ना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के फॉर्मूले यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। दूसरा जो फॉर्मूला जो रहेगा आपका अपकिरण के माप के जो टाइप है उसके बारे में बात करेंगे। अपकिरण के माप कौन कौन से हैं उनके फॉर्मूले, उनके बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट रहेगा आपके विषमता के माप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका सहसंबंध के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका प्रतिपगमन के बारे में। ठीक है, प्रतिपगमन के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट रहेगा आपका आंतःगणन एंड बाह्य गणन। और बात कर सकते हैं आप तो सूचकांक की बात कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजर अपने जो चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल जो पोर्शन है उसके अंदर जो हम मेजर जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बात करते हैं इन चैप्टर की बात करते हैं। इनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। आधे तो क्वेश्चन मैंने आपको इसमें से करवा दिए हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको पूरा रिवीजन करवाने के लिए ये जो सारे फॉर्मूले आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरी क्लास आखिर तक जरूर देखिए। जो भी स्टूडेंट नए हैं अपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपकिरण के माप से। अपकिरण के माप से हम स्टार्ट करते हैं। सारे फॉर्मूले पूरे बेसिक से जो है पूरे बोर्ड पर आपको मैं पूरा लिखा के बता देता हूँ और आप आसानी से समझते रहिए। देखिए, अपकिरण के माप के अंदर हम 3 प्रकार के अंदर पढ़ेंगे। हम इसके अंदर पढ़ेंगे समांतर माध्य, हम इसके अंदर समांतर माध्य का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, और हम जो है माध्यिका का फॉर्मूला पढ़ेंगे, मीन का फॉर्मूला पढ़ेंगे और मीडियन का फॉर्मूला पढ़ेंगे और मोड का फॉर्मूला पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे हम बहुलक, इसे बोलते हैं बहुलक। देखिए, m यानी मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई, ये तुम्हारा बनता है किसका फॉर्मूला, समांतर माध्य का। ठीक है, उसके बाद ये इसे आप x बार से डिनोट करते हो और इसे m से डिनोट करते हो। ध्यान रखना, माध्यिका का फॉर्मूला होता है आपका n डिवाइड बाई 2। माध्यिका का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाई 2। माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है, n डिवाइड बाई 2। ये जब लगता है कंटिन्यू सीरीज के अंदर, जब आपकी सतत श्रेणी हो, कंटिन्यू सीरीज हो, तब आपका ये फॉर्मूला लगता है। और इसके साथ आपको एडिशनल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लिम्का, LIMCA। ये लिम्का बना दिया, मैंने लिख दिया। सबसे पहले प्लस और यहाँ पर माइनस, ये जो a है आपका कोई काम का नहीं, इसको हटा दो और इसके आगे ब्रैकेट और i अपॉन में f कर दो। तो ये हो गया L1 प्लस i अपॉन f m माइनस c। ये आपका हो गया लिम्का का फॉर्मूला, है ना। ये माध्यिका का जो सेकंड फॉर्मूला जो आपका ये रहा, और ये एडिशनल फॉर्मूला जो इसके अलावा लगने वाला फॉर्मूला ये रहा। तो L1 प्लस i अपॉन f m माइनस c। ठीक है, अब है बहुलक, इसे हम बोलते हैं z। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा, आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। देखो, दोनों में ट्रिक है। इसके अंदर लिम्का वाली ट्रिक याद रखना, इसके अंदर आपको लिम्का वाली LIMCA, ये लिम्का वाली ट्रिक याद रखना। इसके अंदर आपको एक ट्रिक याद रखना 6F याद रखना और 10 12 ये याद रखना। 2 ट्रिक याद रखना, 6F याद रखना, 6F याद रखना और 10 12 एक आपकी काउंटिंग याद रखना। देखो, बहुलक के लिए L1 आप लिखते हो प्लस 2 ऊपर F बना दो और 4 नीचे F बना दो। 1 2 3 और 4 इंटू में आई इंटरवल करते हो। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर माइनस, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर देखो, यहाँ पर है 10, यहाँ पर 10, 1 0 10 बन गए, यहाँ पर भी 10 बन गए और यहाँ 12 बन गए। यानी ये जो है ना 10 पहले ऊपर लिखोगे, फिर 10 यहाँ लिखोगे, फिर 12 जो है यहाँ लिखोगे। तो क्या बन गया, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू आई। ये बन गया आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपका अपकिरण के माप के बारे में कि अपकिरण के माप के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। देखो, फॉर्मूले क्यों बताता हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम फॉर्मूले की बात कर देते हैं कि फॉर्मूले एक बार सारे याद हो जाए, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, अब मैं बात करता हूँ अपकिरण के माप, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। अपकिरण के माप, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है,
तो देखो इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर रेंज की। किसकी बात करेंगे? रेंज की, जिसे हम बोलते हैं विस्तार। क्या बोलते हैं? विस्तार। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इसका जो सेकंड जो पॉइंट होता है इसके अंदर, वो होता है आपका, इसका ही फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसके सेकंड पॉइंट होता है आपका विस्तार गुणांक। विस्तार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट और प्लस हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी यहाँ पर तो होगा आपका हाईएस्ट माइनस लोएस्ट और यहाँ पर होगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ये आपका रहेगा विस्तार का। सेकंड नंबर जो पॉइंट रहेगा आपका वो रहेगा अंतर चतुर्थक विस्तार। अंतर चतुर्थक विस्तार। अंतर चतुर्थक विस्तार इसे बोलते हैं इंटर कोटाइल रेंज। इसे क्या बोलते हैं? इंटर कोटाइल रेंज। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1। इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं बनेगा ना, ध्यान रखना। जब भी गुणांक आता है, गुणांक का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है? कंपैरिजन करना। दो श्रेणियों के मध्य क्या करना? तुलना करना। यानी x और y के मध्य क्या करना? तुलना करना, कंपैरिजन करना। किन्हीं दो श्रेणियों के मध्य तुलना करना ही क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ रेंज था और यहाँ पर विस्तार गुणांक है, यानी इसके अंदर क्या हो रही है? कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। जब अंतर चतुर्थक विस्तार की बात करते हैं, यहाँ पर आपकी तुलना होगी, पॉसिबल है, यहाँ पर तुलना करना पॉसिबल नहीं है ना, ध्यान रखना। जब गुणांक की बात करते हैं, गुणांक का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट, तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ चतुर्थक विचलन आएगा। क्या आएगा? चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन को बोलते हैं कोटाइल डिवीजन, QD। कोटाइल डिवीजन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ध्यान रखना, चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला हो जाए QD। QD का मतलब होता है कोटाइल डिवीजन। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा आपका चतुर्थक विचलन का। और यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा चतुर्थक विचलन गुणांक का। क्या बनेगा? चतुर्थक विचलन गुणांक। चतुर्थक विचलन गुणांक, इसका फॉर्मूला बनेगा कोफिशिएंट ऑफ QD। कोफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। देखिएगा ये आपका फॉर्मूला बन गया। शॉर्ट ट्रिक में बताऊं, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 तीन बार लिख दिया। पहले में कोई चेंज नहीं होगा, दूसरे में क्या होगा? डिवाइड में 2 होगा, और तीसरे में क्या होगा? डिवाइड में Q3 प्लस Q1 हो जाएगी। ये आपका शॉर्ट ट्रिक बना दी मैंने। अंतर चतुर्थक विस्तार का फॉर्मूला क्या होगा? Q3 माइनस Q1। यहाँ पर क्या होगा? चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला क्या होगा? Q3 माइनस Q1। और यहाँ पर भी होगा Q3 माइनस Q1। यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर डिवाइड में 2 आना है और यहाँ पर Q3 प्लस Q1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपको कितने फॉर्मूले हो गए? 1 2 3 4 5 फॉर्मूले मैंने अभी याद करवाए। आगे देखते हो और फॉर्मूले याद करवाता हूँ। इसके अंदर अभी 2 मेथड और पढ़ेंगे, है ना। ये अपकिरण के माप के अंदर ही पढ़ेंगे। देखिएगा अपकिरण के माप के अंदर 2 मेथड और पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं परमाप विचलन की। ये 4 नंबर का पॉइंट जो रहेगा आपका परमाप विचलन का रहेगा। स्टैंडर्ड डिवीजन, परमाप विचलन, इसे बोलते हैं SD। क्या बोलते हैं? SD यानी स्टैंडर्ड डिवीजन। देखिए परमाप विचलन को हम जब सूत्र लिखते हैं तो इसका थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला होता है, तो इसका रूट बड़ा सा लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए जब आप समांतर माध्य निकालते हैं, जब आप x बार निकालते हैं तब उसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस सिग्मा FDX अपॉन N इंटू आई। यही बनाते थे। देखिए वापस देख लेना, अभी जो मैंने लिखा हुआ था देख लेना। A प्लस सिग्मा FDX अपॉन N इंटू आई। देखो इसके लिए ये वाला जो पद है ना, ये वाला ऊपर N से ऊपर वाला, इसको पद को यहाँ लिखना है सिग्मा FDX अपॉन N। ये वाला पद को 2 बार लिखना है, सिग्मा FDX अपॉन N। 2 बार लिख दो, सिग्मा FDX अपॉन N, सिग्मा FDX अपॉन N। बीच में क्या लगाओ? माइनस लगा दो। ठीक है, एक बार क्या लगाओ? एक बार इसका स्क्वायर लगाओ, इसके अंदर स्क्वायर लगा दो। एक बार स्क्वायर लगाओ और एक बार इसका होल स्क्वायर लगा लो, है ना। एक बार इसका स्क्वायर आएगा और एक बार चाहो इसका होल स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना, फर्स्ट में इसके ऊपर स्क्वायर आएगा यानी FDX स्क्वायर N, और इस बार FDX N होल स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना ना। और इनटू में क्या आएगा? आई आएगा, इंटरवल। ठीक है, ये हो गया आपका परमाप विचलन का फॉर्मूला। अगर आप चाहो तो मैं वापस बता देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया तो वापस देख लो। देखिए परमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डिवीजन, परमाप विचलन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FDX अपॉन N माइनस सिग्मा FDX अपॉन N। ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक बार स्क्वायर, एक बार होल स्क्वायर इंटू आई। ये हो गया परमाप विचलन का
फॉर्मूला, ठीक है। अब आप बात करेंगे परमाप विचलन गुणांक की। इसका ही गुणांक होता है, ध्यान रखना, मैंने बताया हर चीज़ का गुणांक होगा। तो परमाप विचलन गुणांक, परमाप विचलन गुणांक इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा अदाना अपॉन एक्स बार। क्या फॉर्मूला बनेगा? अदाना अपॉन एक्स बार। अदाना को बोलेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन और नीचे बोलेंगे मीन। अगर हिंदी में लिखूं तो इसे हम बोलेंगे परमाप विचलन, हिंदी में लिखेंगे परमाप विचलन और इसके नीचे लिखेंगे हम माध्य, या समांतर माध्य बोलो या माध्य बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन और अपॉन में करेंगे सिग्मा, यानी सॉरी स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय एक्स बार, ये होगा आपका परमाप विचलन का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। अब इसमें देखना, इसके अंदर एक और फॉर्मूला 5वें नंबर का पॉइंट, अब देखना इसके अंदर आप बात करेंगे वेरिएंस, विचरण की। प्रसरण बोल दो, इसका 5वें नंबर जब फॉर्मूला होगा प्रसरण या विचरण, देखना प्रसरण या विचरण है ना, ये देखिए। अब देखिए प्रसरण या विचरण को बोलते हैं वेरिएंस, वेरिएंस। आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हो और हिंदी में याद सकते हैं प्रसरण या विचरण। अब देखिए वेरिएंस का मतलब होता है, इसे हम डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है प्रसरण, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका, प्रसरण का होगा रूट, वेरिएंस का जो प्रसरण का वेरिएंस का फॉर्मूला जो आपका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस इनटू वेरिएंस। हाँ, कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस इनटू वेरिएंस, इसे बोलते हैं कोवेरिएंस। कोवेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा वेरिएंस अपॉन वेरिएंस, वेरिएंस इनटू वेरिएंस। मैं लिख देता हूँ वेरिएंस इनटू वेरिएंस, वेरिएंस इनटू वेरिएंस। अगर शॉर्ट में बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अदाना स्क्वायर। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अदाना स्क्वायर। शॉर्ट में बात करें तो अदाना स्क्वायर। अगर स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अदाना बच जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया, ये है आपका प्रसरण का जो है सूत्र है, और ये जो है आपका कोएफिशिएंट का है, ध्यान रखना। ये है प्रसरण गुणांक, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? प्रसरण गुणांक का फॉर्मूला होगा आपका अदाना अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रसरण गुणांक का। कोएफिशिएंट ऑफ CV, कोवेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट में CV। क्या बोलते हैं? CV। ये किसी भी संख्या के प्रतिशत के रूप में काम में लिया जाता है ना, प्रतिशत निकालने के लिए काम में लिया जाता है, परसेंटेज के रूप में, प्रतिशत के रूप में इसको काम में लिया जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एग्जाम के अंदर वेरिएंस का तो क्वेश्चन आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोवेरिएंस का जो है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का जो फॉर्मूला देखिए दो है यहाँ पर, देखना ये है आपका वेरिएंस का फॉर्मूला, या तो इसके ऊपर चाहे रूट लगाओ, चाहे इसके ऊपर जो ये लगाओ, इसके ऊपर V, यहाँ पर V आ जाएगा, वेरिएंस यहाँ पर भी आ जाएगा, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो है गुणांक की बात करते हैं, ठीक है। गुणांक की बात जब हम करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा अदाना अपॉन एक्स बार इंटू 100, यानी जो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन अभी पढ़ा था, उसका फॉर्मूला सिर्फ यही था, अदाना अपॉन एक्स बार, यही फॉर्मूला था। लेकिन इसके आगे एक और जुड़ जाएगा इंटू 100, वो किसका हो जाएगा? वेरिएंस का गुणांक है ना, प्रसरण का गुणांक हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर इसके आगे इंटू अगर 100 जुड़ जाए तो ये किसका गुणांक हो जाएगा? प्रसरण का गुणांक हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब हम बात करते हैं माध्य के अंदर, ध्यान रखना। अब परमाप विचलन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे माध्य विचलन। अब हम पढ़ेंगे 6 नंबर पॉइंट, माध्य विचलन, मीन डेविएशन। माध्य विचलन ये जो भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इसे पढ़ेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, इसका जो मेथड है MD, इसे बोलते हैं MD। मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला रहेगा वो आपको ध्यान रखना है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। इसे हम करेंगे A प्लस सिग्मा FDM डिवाइड बाई
n इंटू आई। ये आपका फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है जो हम समांतर माध्य का फॉर्मूला पढ़ते थे, वही फॉर्मूला इसके अंदर है। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 2 लाइनें आ जाएगी, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है, dm, ये वाला जो dm है ना, ये वाला, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस m। इसका फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस m। m कौन सा, जो माध्य का आप जो ज्ञात करोगे वो माध्य का वैल्यू यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा। वापस देख लेना, इसको डिनोट किससे करते हैं, इससे डिनोट करते हैं a प्लस सिग्मा f, ब्रैकेट के अंदर ये जो स्लैश के अंदर लिखोगे dm इंटू n इंटू आई डिवाइड बाई n। और जो ये dm है इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है x माइनस m। m कौन सा, माध्य का जो हम ज्ञात करते हैं वो वाले उसकी संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे। अब इसका जो है माध्य विचलन का जो हम पढ़ लेते हैं, गुणांक पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ माध्य विचलन गुणांक। माध्य विचलन गुणांक का फॉर्मूला क्या होगा, माध्य विचलन गुणांक का क्या फॉर्मूला होगा, इसका है कोएफिशिएंट ऑफ md। कोएफिशिएंट ऑफ md का फॉर्मूला क्या होगा, md कोएफिशिएंट md बराबर, इसका फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन, इसको लिखते हैं मीन डेविएशन अपॉन मीन, ठीक है। मीन डेविएशन अपॉन मीन, माध्य का, इसे माध्य का बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं माध्य विचलन, हिंदी में लिख देता हूँ माध्य विचलन, और डिवाइड बाई मध्य का। ध्यान रखना माध्य का आएगा ना, m आएगा। तो हिंदी में भी लिख दिया और आपको सूत्र के माध्यम से भी लिख दिया। तो ये जो है अपकिरण का माप का जो है आपके सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विषमता के बारे में, विषमता के बारे में बात करते हैं। एक ही क्लास के अंदर सारे फॉर्मूले हैं आपके, एक ही क्लास के अंदर सारे फॉर्मूले हैं। क्लास थोड़ी बड़े होने वाली है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इससे क्वेश्चन आपकी हूबहू एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, इसलिए हमारा वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए, आपके लिए ही वीडियो है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं विषमता के बारे में, विषमता के माप, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस है ना, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस, इसकी बात करते हैं विषमता के माप के बारे में। विषमता को हम 2 टाइप में पढ़ते हैं, 2 हमारे जो सांख्यिकी हुए हैं। पहले का नाम था आपका कालप्रियेशन। देखिए, हम 2 सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, विषमता के अंदर, कालप्रियेशन और बाहुल्य। डॉक्टर बाहुल्य और कालप्रियेशन के बारे में बात करेंगे। इन दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग राय प्रस्तुत की है। कालप्रियेशन और बाहुल्य ने अपने अपने स्थान पर अलग अलग इन जो विषमता है, स्क्यूनेस है, ठीक है, इस स्क्यूनेस को अलग अलग भागों में जो है डिवाइड किया है। इन लोगों ने, दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग मत प्रस्तुत किए, इससे अलग अलग फॉर्मूले बने हैं। तो कालप्रियेशन के आधार पर विषमता की जब बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इससे SK से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, SK से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा x बार माइनस z बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x बार माइनस z बन जाएगा, यानी माध्य यानी मीन समांतर माध्य माइनस मोड हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी प्रश्न के अंदर आपको जो है, कभी कभी प्रश्न के अंदर आपको क्या दे रखा है, m दे रखा होगा, माध्य का दे रखी होगी, मीडियन दे रखा होगा, m दे रखा होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है आपका चेंज हो जाएगा। वो फॉर्मूला जो आपका बन जाएगा 3 ब्रैकेट x बार माइनस m बन जाएगा। जब आप m की बात करेंगे तो बाहर में क्या लिख दोगे, 3 लिख दो, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, j लिख दोगे, ध्यान रखना। अब इसका जो गुणांक है, कालप्रियेशन के विषमता गुणांक की बात करता हूँ। ये तो कालप्रियेशन का विषमता माप है ना, ध्यान रखना। ये कालप्रियेशन का विषमता माप का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पर जो है कालप्रियेशन का विषमता गुणांक होगा, क्या होगा, कालप्रियेशन का विषमता गुणांक, कालप्रियेशन का विषमता गुणांक, ये इसकी बात करते हैं। कालप्रियेशन की विषमता गुणांक का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा SK बराबर x बार माइनस z डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन अदना। ये होगा फॉर्मूला, ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखना, x बार माइनस z डिवाइड बाई अदना। और अगर कभी कभी प्रश्न के अंदर आपको m दे रखा हो तो m के लिए तुम क्या करोगे, m दे रखा है ना, ध्यान रखना, m दे रखा तो क्या करोगे, यही फॉर्मूला है। ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दोगे, यहाँ पर j करोगे और यहाँ पर करोगे x बार माइनस z अपॉन अदाना, और ब्रैकेट के बाहर क्या कर लोगे, 3 करोगे। लेकिन यहाँ पर जो z है ना, इसको हटा देना और यहाँ पर m कर देना। मैंने यहाँ पर भी किया था, देखो इधर z को हटाया मैंने और यहाँ पर मैंने m लिख दिया था ना। तो आप भी ऐसे करना, इधर z को हटा के m लिख देना और ब्रैकेट के बाहर 3 लिख देना। तो ये तो हो गया आपका कालप्रियेशन के विषमता गुणांक। अब डॉक्टर बाहुल्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, डॉक्टर बाहुल्य के आधार पर विषमता माप, ठीक है ना, डॉक्टर बाहुल्य के आधार पर विषमता माप का सूत्र जो होगा वो आपका रहेगा, इसे j से ही डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। वेरी गुड,
ये फॉर्मूला रहेगा। जब हम अपकिरण के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस आता है, लेकिन जब हम विषमता की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लस आना है। ध्यान रखना, याद रखने की ट्रिक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डॉक्टर बाउले के आधार पर विषमता माप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, Q3 + Q1 - 2m। लेकिन जब हम बात करते हैं डॉक्टर बाउले के आधार पर विषमता गुणांक की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, Q3 + Q1 - 2m। ये जो फॉर्मूला वो कॉपी कर दो, यहाँ लिख दो, Q3 + Q1 - 2m डिवाइड बाई Q3 - Q1, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। बस इतने याद रखना, ध्यान रखना, Q3 + Q1 - 2m डिवाइड बाई Q3 - Q1। यहाँ पर नीचे माइनस आएगा, वहाँ पर प्लस नीचे आता था, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना, इतना ही याद रखना, ये सारा फॉर्मूला अपकिरण के अंदर, इसके बाहर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही फॉर्मूला है, काल्पेशन का विषमता माप, काल्पेशन का विषमता गुणांक, बाउले का विषमता माप और बाउले का विषमता गुणांक, ये 4 फॉर्मूले हैं। अगर ये समझ में आ गए, और ये एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद रखना, ये दोनों है ना, ये जब भी माध्य का दे रहे, मीडियन दे रखा हो, माध्य का दे रखे हो, जब ये आप माध्य का दे रखे हो, तब ये दोनों फॉर्मूले याद रख देना, बाकी यही फॉर्मूले आपके रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके सहसंबंध के बारे में, है ना, कोरिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना, कोरिलेशन के अंदर 4-5 मेथड है, तो उसको बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहले जब मैं बात करता हूं सहसंबंध की, तो सहसंबंध का मतलब होता है किसी भी 2 श्रेणियों के मध्य संबंध को दर्शाना। क्या कहलाता है आपका, सहसंबंध कहलाता है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ सहसंबंध, क्या कहते हैं इसे, सहसंबंध। नाम से स्पष्ट है, संबंध का मतलब होता है रिलेशनशिप। ठीक है, और सह का मतलब होता है कोरिलेशन, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, सहसंबंध जिसे हम डिनोट करते हैं R से, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, तो मैं उसके सारे मेथड की बात करता हूँ। सबसे पहला जो मेथड है वो काल्पिएशन के आधार पर है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, मतलब चुटकियों में याद करवा दूंगा ना। काल्पिएशन के आधार पर सहसंबंध, काल्पिएशन के आधार पर सहसंबंध, काल्पिएशन के आधार पर सहसंबंध की गणना करनी है ना। काल्पिएशन के आधार पर सहसंबंध की गणना करते हैं। देखिए, इसका एक फॉर्मूला है जो थोड़ा बड़ा है, आपको बस याद करना है, मैं करा दूंगा। तो देखिए, इसका फॉर्मूला काल्पिएशन के आधार पर सहसंबंध ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो R ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, R ज्ञात करना है। कोरिलेशन ज्ञात करना है। कोरिलेशन का फॉर्मूला था सिग्मा dx dy इंटू एन। यहाँ तक याद हो गया, सिग्मा dx dy इंटू एन माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सिग्मा dx dy इंटू एन माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy। यहाँ पर देखना 2 ब्रैकेट आएंगे, 2 रूट आएंगे, बीच में इंटू आएगा। और यहाँ पर देखना इस वाले पद को हम तोड़े, इस वाले पद को मैंने तोड़ दिया, यहाँ लिख दिया dx dy। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये वाला जो है ना, इसको लिखेंगे सिग्मा dx इंटू एन माइनस सिग्मा dx, एक बार स्क्वायर एक बार होल स्क्वायर, सिग्मा dy का स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया काल्पिएशन के आधार पर सहसंबंध निकालने का फॉर्मूला। आपको याद हो गया, नहीं हुआ तो एक बार वापस देख लीजिए। R निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा dx dy इंटू एन माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy रूट डिवाइड बाई रूट सिग्मा dx, इसका एक बार स्क्वायर बनाना, एक बार इसका होल स्क्वायर बनाना, इंटू एक बार इसका स्क्वायर बनाना और एक बार इसका होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विधि की। इसके अंदर नेक्स्ट विधि है आपकी रैंक कोरिलेशन, है ना, क्रमांतर सहसंबंध। इसकी जो सेकंड विधि है वो है क्रमांतर सहसंबंध विधि। इसकी जो विधि है क्रमांतर सहसंबंध विधि, क्रमांतर सहसंबंध विधि, इसे बोलते हैं, इसे कोटी स्पेरमैन की कोटि सहसंबंध विधि, इस इंग्लिश में बोलते हैं रैंक कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, रैंक कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, रैंक कोरिलेशन, ध्यान रखना। और इसे डिनोट करते हैं R से, छोटा R और बड़े R से, ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब माइनस n। इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला और हो जाएगा, एक फॉर्मूला का 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन में करना है n
स्क्वायर माइनस एन, ये इसका एक दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक तीसरा फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। आप देखना प्लस में ऐड करना 1 डिवाइड बाई 12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1 डिवाइड बाई 12 एम क्यूब माइनस एम, इसका बड़ा वाला फॉर्मूला हो जाएगा। जब आपको क्वेश्चन के अंदर जब आपको सिमिलरिटी दिखे, सिमिलरिटी इन द सेंस देखना कैसे समानता दिखे आपको, जब आपको x और y की जब संख्याएं दे रखी हो, जब आपको ये पद दे रखा हो x और y दे रखा हो, यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ 10 15, यहाँ पर 10, यहाँ पर जो है आपको 12 और 10, और यहाँ पर दे रखा हो 24, यहाँ पर दे रखा हो 20, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर दे रखा है आपका 10, और यहाँ पर दे रखा है 12, और यहाँ पर दे रखा है 5। तो इस पद के अंदर आपको सिमिलरिटी दे रखी है, यहाँ पर 10 दे रखा है, यहाँ पर भी 10 दे रखा है, यहाँ पर भी 10 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको कितने दे रखे हैं, 3 सिमिलरिटी संख्या दे रखी है। जब आपको ऐसे समान जोड़े दिखे, यहाँ पर भी 20 दिख रहा है, यहाँ पर भी 20 दिख रहे हैं, तो आपको ऐसे समान जब जोड़े दिखे तब ये वाला फॉर्मूला तो लगाना, इसको रैंक तो देनी है, लेकिन इसके साथ आपको क्या करना है, ये भी पद ऐड करने हैं। ये पद ऐड करना है, क्वेश्चन जब प्रैक्टिकल करूंगा तब तुम आपको समझ में आ जाएगा ना, ध्यान रखना। अब आप इसके अंदर रैंक दोगे ना, तब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि सबसे फर्स्ट स्थान 24 नंबर को मैं 1 रैंक देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 15 नंबर को मैं दूसरी रैंक देता हूँ, 12 नंबर को मैं तीसरी रैंक देता हूँ। लेकिन अब मैं रैंक किसको दूं, अब यहाँ पर सब 10-10 आ रहे हैं, तो मैं आगे जो नेक्स्ट रैंक है वो किसको दूं, 4th रैंक किसको दूं। तो यहाँ पर लफड़ा आ रहा है। इस लफड़े को मिटाने के लिए, इस जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये वाला जो एडिशन है 1 डिवाइड बाई 12 ब्रैकेट एम क्यूब माइनस एम जो लिखते हैं, ये इसके लिए ही प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो एक बार वापस फॉर्मूले को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 3 फॉर्मूले मैंने बता दिए आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यूब माइनस एन। सेकंड मैंने लिखा है, आपको मैंने इसको खोल के लिखा है और कुछ नहीं, सेम है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस एन। और ये मैंने लिखा है कि 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यूब माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाई 12 ब्रैकेट एम क्यूब माइनस एम प्लस 1 डिवाइड बाई 12 एम क्यूब माइनस एम। ये मैंने आपको फॉर्मूले जो है कर्मांतर सहसंबंध विधि द्वारा मैंने फॉर्मूले आपको लिखा दिए, ठीक है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। वेरी गुड, ऐसे ही आप पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में आता रहेगा। अब हम तीसरी विधि के अंदर, सहसंबंध के अंदर तीसरी विधि है आपकी संगामी विचलन विधि। संगामी विचलन विधि, इसकी बात करते हैं। संगामी विचलन विधि, इसे बोलते हैं कॉनकरेंट मेथड। क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। कॉनकरेंट डेविएशन मेथड, और इसे जो हम बोलते हैं आरसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे किसे डिनोट करते हैं, आरसी से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है आप बोर्ड पे देखिए, बहुत सिंपल है। सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला तो इसका है, रूट बना दो प्लस माइनस, ये जो सी है ना यहाँ पर लिख दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2c माइनस एन पदों की संख्या डिवाइड बाई एन, ठीक है। वापस देखना, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आरसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस रूट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा 2c, यानी इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 2c माइनस एन डिवाइड बाई एन। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना संगामी विचलन विधि निकालने का फॉर्मूला। क्या, प्लस माइनस ब्रैकेट आपका रूट हो जाएगा 2c माइनस एन डिवाइड बाई एन हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं आपके 4th नंबर मेथड के बारे में। अब आपका जो है प्रोबेबल एरर के बारे में बात करते हैं। 4th नंबर जो बात करते हैं प्रोबेबल एरर के ना, आपकी पीई से प्रोबेबल एरर लिख देते हैं, और एक आपकी रहेगी स्टैंडर्ड एरर। प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर, इसका जो मान होता है 0.6745 इसका होता है, और इसके अंदर हम करेंगे 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन रूट एन। क्या करेंगे, 1.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई एन का रूट बना देंगे। और जब स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर और रूट एन हो जाएगा। तो बस इतना ही है इसका। बस ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको यहाँ लिखना है, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसको नहीं लिखना है। बस ये आपका जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हो जाएगा, और ये जो है आपका प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला हो जाएगा। ये वाले फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, इस वाले फॉर्मूले पर ध्यान देना। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आपका आता रहता है कि प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होगा या स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होगा। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये सहसंबंध आपका पूरा हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। सहसंबंध आपका यहाँ पर पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए
सहसंबंध के बाद हम बात करते हैं आपका इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, अंतःगणन और बाह्यगणन। अंतःगणन एंड बाह्यगणन। अंतःगणन एंड बाह्यगणन। देखो क्या होता है अंतःगणन और बाह्यगणन। देखिए अंतःगणन और बाह्यगणन का मतलब होता है, सबसे पहले अंतःगणन की बात करते हैं। अंतःगणन का होता है इंटरपोलेशन और बाह्यगणन का होता है एक्स्ट्रापोलेशन। यानी इंटरगणन का मतलब कोई भी आपको ईयर दे रखे होंगे, उसी ईयर को आपको बीच में से किसी एक कोई आपको 20 दे दिया, बीच में से कोई आपको एक आधार वर्ष दे दिया गया होता है। उस आधार वर्ष को बीच के कोई आधार वर्ष की आपको कोई भी संख्या दे रखी है, उसको आपको फाइंड आउट करना है, वो आपका अंतर्गणन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक्स दे रखा है, आपको ईयर दे रखा है, वाई मान लेते ईयर मान लेते हैं। यहाँ पर ईयर दे रखा है, जैसे 2007 दे रखा है, 2008 दे रखा है, 2009 दे रखा है, 2000 आपको 10, जैसे कि आप थोड़ा अंतर ले लीजिए, थोड़ा गैप ले लीजिए, 5-5 साल का ले लीजिए। 2005 दे रखा है, 2010 दे रखा है, और 2015 दे रखा है, और 2020 दे रखा है, ये दे रखा है, और 2025 ले लीजिए। अब आपको ये जिसकी वैल्यू भी दे रखी है, इसका वैल्यू भी दे रखी है, ये आपकी वैल्यू दे रखी है। देखिए ये आपको अंतर्गणन के बारे में बता रहा हूँ कि अंतर्गणन के अंदर आपको कैसे समझोगे। तो ये आपको ईयर दे रखी है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। तो इसके अंदर अगर आपसे पूछ ले कि 2018 की क्या वैल्यू रहेगी, ये बीच में से दिया है, यहाँ से पुट करके आपको दिया है। तो 2005, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पर दे रखी है 5, 10, 20, 25, ये दे रखा है। इसमें से आपको ये पूछ रहा है 2018 की क्या वैल्यू होगी, तो ये होगा आपका अंतर्गणन। क्या होगा? आपका अंतःगणन होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 2030 की क्या जनगणना रहेगी या क्या 30 की क्या वैल्यू रहेगी, तो ये रहेगा आपका बाह्य गणन। क्या रहेगा? बाह्य गणन। आई होप आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। अंतर्गणन का मतलब था किसी बीच वाले वर्ष को आधार मानकर इसकी वैल्यू फाइंड करना, और बाह्य गणन का मतलब था बाहर वाली जो है, इससे जो बाहर की संख्या है उसकी वैल्यू फाइंड करना, जो कहलाता है आपका बाह्य गणन, है ना। इसके अंदर हम 2 मेथड के बारे में बात करते हैं। ऐसे तो 3 होते हैं, लेकिन सबसे जो लास्ट वाला जो मेथड है आपका, वो मेथड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, ध्यान रखना। इसके अंदर 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड मैं आपको बात करता हूं, इसके अंदर आपका पहला मेथड रहेगा बाइनोमियल मेथड। बाइनोमियल मेथड, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बाइनोमियल मेथड के अंदर आपको एक टेबल याद रखनी पड़ेगी। टेबल आपको याद रखना है, टेबल ही ट्रिक है। इसको अगर आप याद कर लेते हो, ये आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताने वाला है, जो मैं ये टेबल आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ये टेबल के अंदर सबसे पहले आप 1 लिख दीजिए, और यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ध्यान से देखना, टेबल में बार बार नहीं बताऊंगा, वापस नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। इस टेबल के अंदर सब ऊपर 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर जितनी संख्या चाहिए वहाँ जितनी आप बनाते चाहिए, 2 की बनाओ, 3 की बनाओ, 4 की बनाओ, 5 की बनाओ। मैं यहाँ तक बताता हूँ। देखो यहाँ 1 और 2 और 3 यहाँ पर आपने लिख दिया, चल लो मैं समझ में आ गया। यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया और 1 लिख दिया, ये आपको लिखना ही है। उसके बाद आपका काम शुरू होता है। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। और यहाँ पर इसको इसके नहीं जोड़ना, एक बार जोड़ दिया और यहाँ पर 1 लिख दो। पीछे जो संख्या खत्म करोगे तो आपको 1 लिखना ही है, ध्यान रखना। 3 वाली संख्या में 3 आएगा, 4 वाली संख्या में 4 की वैल्यू 4 लिखी हुई आएगी, 5 में 5 लिखा आएगा, देखना जैसे बताऊंगा। अब देखो नेक्स्ट 4 है। अब देखो इसको जोड़ो, कितना? 3 और 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है। लास्ट में आपको 1 लिखना ही है। अब देखो 5 के अंदर 4 और 6 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 4 और 6 कितने होते हैं? 10 होते हैं। और 4 और 1 कितना होता है? 5 होता है। लास्ट में आपको 1 लिखना है। 6 का और बता देता हूँ। देखिए 5 और 10 कितने होते हैं? 15 होते हैं। 10 और 10 कितने होते हैं? 20 होते हैं। 10 और 5 कितने होते हैं? 15 होते हैं। और 5 और 1 कितने होते हैं? 6 होते हैं। और ये 1 का 1। देखिए मैंने जो कहा था ना, जिस संख्या में जो संख्या लिखोगे उसकी वैल्यू आएगी। तो 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ दिख रहा है, 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ आएंगे, 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ है, ये 6 है तो यहाँ पर 6 है। यानी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा मेरा गलत तो नहीं हुआ, तो आप चेक कर सकते। 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर, 5 है तो 5, 6 है तो 6। ये आपकी रहेगी टेबल, ठीक है, ये आपकी रहेगी टेबल। अब इस टेबल को याद कैसे करना है आपको मैंने ट्रिक बता दिया। 1 और 2 और 1 लिखना है, फिर इनको जोड़ना है। 2 और 1 कितने हो? 3 हो गए। फिर 3 के बाद 4 आएगा तो 4 के बाद देखना, अब इसको जोड़ो, ऊपर वाली संख्या को जोड़ो। 3 और 3 कितने? 6। 3 और 1 कितने? 4 और 1 का 1। इन दोनों को जोड़ो, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 6 और 4 और 1 5 और 1 का 1। 5 और 10 कितने? 15। 10 और 10 कितने? 20। 10 और 5 कितने? 15। 5 और 1 6 हो गई। ये आपकी टेबल बन गई। अब हम कैसे लिखेंगे? देखिए बाइनोमियल मेथड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि आपको कोई भी बेस दे रखा है, इसका फॉर्मूला याद करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना कितनी संख्या दे रखी है ना। आप y4 है, y5 है, कितने ईयर दे रखे हैं। जैसे यहाँ नंबर ऑफ ईयर होते हैं ना, जैसे यहाँ पर ईयर की संख्या देख लेते हैं। मैं आपको कहता हूँ 5 सालों के काउंट कीजिए, तो 2007, 2008 है ना, ऐसे 2009,
2010 और 2011 ये आपको दे रखा है। ठीक है, आपको माना कि कहा है कि भाई आपको 2009 की आपकी मिसिंग दे रखी है, यहाँ पर x मान लिया, यहाँ पर 4 दे रखा, 5 दे रखा, 6 दे रखा, 7 दे रखा है ना। तो यहाँ पर जो है आपको संख्या एक थोड़ी मिसिंग दे रखी है, उसको आपको ज्ञात करना। 2009 की मिसिंग दे रखी है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y0 मानेंगे स्टार्टिंग में, यहाँ y1, यहाँ y2, y3 और y4, यानी हमें टेबल कहाँ तक बनानी है, y4 तक बनानी है। तो यहाँ y4 लिख देंगे, फिर y3 लिख देंगे, y2 लिख देंगे, y1 लिख देंगे और y0 लिख देंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। देखना अभी ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में माइनस चलेंगे, माइनस प्लस चलेंगे। फिर आप देखना हमारी जो सबसे लास्ट वाली टेबल कितनी है, y4, तो इस पूरे ग्रुप को ब्रैकेट बना दोगे ना। फिर यहाँ पर देखना एक संख्या छोड़ोगे, फिर यहाँ पर 4 लिखोगे, एक संख्या इसको छोड़ दो, यहाँ पर 4 लिखोगे, फिर यहाँ पर 6 लिखोगे, फिर यहाँ पर 4 लिखोगे और यहाँ पर 1 लिखोगे। तो ये आपकी जो है समीकरण बन जाएगी। ये आपका बाइनोमियल का सूत्र बन गया। ध्यान से देखना, नहीं समझ में आया तो वापस देख लेना। बाइनोमियल के अंदर आप कितनी देर के ईयर कितने देर के 5 साल दे रखे, 2007, 8, 9, 10, इसमें से आपको अंतर गणन करना है, बीच का गणन करना है। तो 2009 दे रखा, अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 2007 की वैल्यू 4 दे रखी है, 8 की 5 दे रखी है, 2009 की नहीं दे रखी है, 2010 की 7 दे रखी है, 2011 की 8 दे रखी है, 9 की आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो y0, y1, y2, y3, y4 हो गया। यहाँ पर y2 के मान हमें निकालना, वो मैं आपको एग्जाम्पल जब ट्यूशन कराऊंगा तब समझा दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ। तो यहाँ y4 तक है, तो y4, y3, y2, y1, y0 लिख दिया, फिर माइनस प्लस लिख दिया। उसके बाद ये जो टेबल है कहाँ तक चल रही है, y4 वाली, तो y4 की संख्या है जो है ये लिखनी है, इसको हटा दो पहले को, 4641, 4641 ये आपको लिखना और ये आपका सूत्र बन जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड है वो है न्यूटन मेथड। कौन सा मेथड है, न्यूटन का मेथड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को, तो थम्स अप कर दीजिए। और अगर आपको और भी कोई फॉर्मूले में डाउट है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर ये मुझे समझ में नहीं आया। अब आपका जो सेकंड पॉइंट है वो आपका है न्यूटन का। न्यूटन बोलो, न्यूटन विधि या न्यूटन मेथड बोल दो, इसे हम लिखते हैं न्यूटन मेथड। न्यूटन मेथड, न्यूटन का मेथड जो है आप इसको लिख सकते हैं। देखिए न्यूटन मेथड के अंदर ये पूरी क्लास आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस क्लास को इग्नोर करेगा वो बाद में पछताएगा, ध्यान रखना। तो आप देखिए जरूर। अब देखिए, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक टेबल और बनानी पड़ेगी। ये टेबल मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ईयर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका ईयर दे रखा है और यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखा है। यहाँ पर समझ लेना, छोटी सी बताता हूँ। 2007 दे रखा है, 2008 दे रखा है, 2009 दे रखा है और 2010 दे रखा है, ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको वैल्यू 5, 10, 15 और 20 दे रखी है। और आपको कहा है कि 2011 की जनगणना ज्ञात कीजिए, ठीक है, या वैल्यू ज्ञात कीजिए, जो भी मानो, ठीक है। अब देखना आप क्या करोगे, इसमें से आप क्या करोगे, यहाँ पर डेल्टा बनाएंगे, डेल्टा की टेबल बनाएंगे। कितने हैं, y0 है, y1 है, y2 है और y3 है। तो आपको कितने डेल्टा चाहिए मैं बता देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर डेल्टा बनाना बता देता हूँ। देखो जितनी संख्या है उसका एक कम डेल्टा बनाना, ध्यान रखना। जितनी संख्या है उससे एक कम डेल्टा बनाना। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 है, तो आपको 3 डेल्टा ही बनाना, ध्यान रखना, क्योंकि एक संख्या इसके साथ काउंट हो जाएगी। यहाँ पर टेबल थोड़े समझ लेना, समझा दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ध्यान रखना। देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर जो डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 लिखेंगे। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे वो भी बता देता हूँ। तो देखिए आप देखिए 10 में से 5 गया, यहाँ पर क्या बचेगा 5। 15 में से 10 गया, कितना बचेगा 5। और 20 में से 5 यहाँ पर भी 5 बचेगा। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया, यहाँ पर भी क्या आएगा 0, 0 में से 0 गया 0। अब देखना ये है डेल्टा 1 की टेबल, यहाँ पर आएगा 5, ये डेल्टा 1 की मान आएगा। यहाँ पर 0 है वो डेल्टा 2 का मान आएगा, यहाँ पर 0 है वो डेल्टा 3 का मान आएगा। इसके बाद एक सूत्र लगेगा कि आपको जो फाइंड करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा पोल्यूशन माइनस FIRST फर्स्ट वैल्यू, एक्स्ट्रा पोल्यूशन माइनस फर्स्ट वैल्यू अपॉन में आपका इंटरवल आएगा। क्या आएगा, इंटरवल आएगा। यानी आपको जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 2011 ज्ञात करना है। फर्स्ट वैल्यू 2000 आपको 7 दे रखी है और इंटरवल आपका कितने का है, 1 साल का। 1 साल का गैप है, बस 1 साल का। अगर 10 साल का गैप हो 10 करोगे, 5 साल का गैप है 5 करोगे, जो भी आपका गैप है वहाँ पर यहाँ पर लिखोगे। फिर इसके अंदर इसका घटाओगे तो आपका जितना भी संख्या आएगी, देखो कितना आ रहा है, 11 में से 7 यानी 3 और 1 4, तो 4 डिवाइड बाई 1 करोगे, तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूले के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर y0। अब यहाँ पे उल्टा चलेंगे, y0 से चलेंगे और यहाँ पर करेंगे प्लस x
डेल्टा 1 माइनस 1। ध्यान से सुनना, ये आपको इतना याद रखना है। y0 वहाँ पर y4 से चलते थे, यहाँ पर y0 से चलना है। y0 प्लस डेल्टा x डेल्टा 1 डिवाइड बाई n प्लस x माइनस 1 डेल्टा 2 1 और 2। इसको क्या करना है, थोड़ा बड़ा बनाना है। x डेल्टा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x माइनस 1 डेल्टा 2 1 इंटू 2 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 और डेल्टा 3 करना है और 1 2 और 3 करना है। यानी देखो कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल। इसको हमें कितना चाहिए, 4 तक चाहिए। डेल्टा 3 तक चाहिए तो 3 तक लो, 4 तक चाहिए तो 4 तक, 5 तक चाहिए तो 5 तक। y0 याद रखना है, वहाँ पर y4 लेते थे, यहाँ पर y0 लेना है, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू ये रहा तुम्हारे पास 4, डेल्टा x डेल्टा 1 डिवाइड बाई 1। देखो यहाँ पर डेल्टा 1 है, यहाँ 1 लेना, डेल्टा 2 है, यहाँ 2 लेना, डेल्टा 3 है, यहाँ पर 3 लेना। यानी यहाँ पर डेल्टा की जो लास्ट डिजिट है ना, वो यहाँ पर लास्ट डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पर डेल्टा 2 है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। और x माइनस 1 ये आगे के चलते रहना। सबसे पहले x आएगा, फिर x माइनस 1 आएगा, फिर क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा, फिर क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा, फिर आगे x माइनस 1 आएगा, फिर आगे x माइनस 2 आएगा और आगे x माइनस 3 आएगा। और डेल्टा की बात करें, यहाँ पर डेल्टा 1 आएगा, यहाँ पर डेल्टा 2 आएगा, यहाँ डेल्टा 3 आएगा और यहाँ डेल्टा 4 आएगा। और नीचे की बात करें तो नीचे जितनी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पर एक संख्या है तो 1 करोगे, यहाँ पर 2 संख्या है तो 1 इंटू 2 करोगे, यहाँ पर 3 संख्या है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे, और यहाँ पर 4 संख्या है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करोगे। तो यहाँ पर डेल्टा की यहाँ पर प्लस प्लस लगाओ, बीच में प्लस प्लस लगा दो, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर जितनी संख्या पीछे है वो तुम्हारी यहाँ संख्या आनी चाहिए। डेल्टा 4 है तो डेल्टा 4 आना चाहिए, डेल्टा 3 है तो डेल्टा 3 आना चाहिए, डेल्टा 2 है डेल्टा 2 आना चाहिए, डेल्टा 1 है डेल्टा 1 आना चाहिए, और आगे में प्लस में 0 कर लोगे। अब देखिए सारे फॉर्मूले हो गए हैं। अब थोड़ा इंडेक्स नंबर के जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताना बाकी रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब मेरी 1 घंटे आधे घंटे की क्लास है ये आपकी पूरे फॉर्मूले की। अगर आपको समझ में आया होगा और अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और किसी को भी इस फॉर्मूले वाले क्लास के अंदर एक भी फॉर्मूले में डाउट है कि सर ये फॉर्मूला आपने जो समझाया है हमें समझ में नहीं आया, इसके अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर गलती है, या ये हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या हमें इसमें कुछ डाउट है, आप हमें सरल विधि में समझाइए या हमें ट्रिक से समझाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम पढ़ेंगे सूचकांक के बारे में, इंडेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए अलविदा लेते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय।